टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पदार्थों या उपकरणों आदि के निर्माण हेतु ज्ञान के प्रयोग को शिल्प विज्ञान या प्रौद्योगिकी कहते हैं। याद रखना, शिल्प विज्ञान ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। शिल्प विज्ञान हमारे जीवन को बदलता है, यानी प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को बदलता है। मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास कोई नई बात नहीं। मानव की बुद्धि और प्रौद्योगिकी का जन्म 1 लाख वर्ष पूर्व पाषाण काल में हो गया था। याद है, प्रौद्योगिकी का जन्म कब माना जाता है? 1 लाख वर्ष पूर्व पाषाण काल में हो गया था। ऐसा माना जाता है कि जो ये प्रौद्योगिकी का विकास 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व तक प्रौद्योगिकी का विकास का झलक देखने को मिलता है। तो मनुष्य का शिल्प विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी में कैसे आए, 1 लाख वर्ष पूर्व से 3,000 वर्ष पूर्व कैसे तकनीकी विकास हो, इसके बारे में जानते हैं। पूर्व पाषाण काल में ऐसा कि 1 लाख वर्ष पूर्व तक माना, 1 लाख वर्ष पूर्व पहले अगर देखा जाए तो मनुष्य जो आया, कौन आया? होमो इरेक्टस आया, जावा मानव आए, पिकिंग मानव, इस तरह से मानव आए। जब ये सब मानव आए तो औजार बनाने में पत्थर का उपयोग करना जान गए, कुल्हाड़ी बनाना जान गए और खाना पकाना आरंभ कर दिया। और वैसे खाना पकाना प्रारंभ तो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ है, हालांकि इससे है। और गुफाओं में रहना वो ऐसा माना जाता है 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष पूर्व के जो गुफा में रहते थे, ऐसा माना जाता है कि जो अधिकतर निडरथल मनुष्य और रोडेशियन मानव गुफाओं में ज़्यादा रहते थे। याद रखना, मुर्दों को दफनाना और खाना पकाने की निपुणता जो थी निडरथल मानव और रोडेशियन मानव को ज़्यादा थी, ऐसा माना जाता है। और कला का उदय भी इन्हीं निडरथल मनुष्य से ही मिलता है। अच्छा, यह हिमकालन 30,000 वर्ष पूर्व प्लिस्टोसीन में मानव चाकू का फल, 30,000 वर्ष पूर्व में प्लिस्टोसीन में चाकू का फल, खोदने का औजार, कांटेदार हार्पून, कला की वस्तुएं जैसे नेकलेस, आभूषण आदि चीज़ भी बनाने लगे थे। मध्य पाषाण काल में आग की खोज जो है पूर्व पाषाण काल में ही हो गया था। आग की खोज पूर्व पाषाण काल में ही हो गया है। आग की खोज पूर्व पाषाण काल में ही हो गया, एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें, प्लिस्टोसीन युग में ये चाकू का फल, खोदने का औजार, कांटेदार हार्पून, कली, इस इत्यादि सब बनाना जान गए थे। जादुई कला भी इसी युग में जान गए थे, प्लिस्टोसीन युग में, हिम काल के अंत में, है ना। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? गुफा देखो, याद है, पूर्व पाषाण काल 10,000 और 1 लाख वर्ष पूर्व है, जबकि गुफाओं में रहना मनुष्य माना जाता है 50,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच में। और वही हिम काल का अंत जो माना जाता है वो 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, जब 30,000 वर्ष पूर्व ही प्लिस्टोसीन मानव का उदय हुआ। याद है, मध्य पाषाण काल जो था 10,000 से लेके 8,000 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ है, जिसमें मीसोलिथल मानव, मध्य पाषाण काल में कैसे मानव आए? मीसोलिथल मानव आए। मछलियां पकड़ने वाले, जंगली गेहूं, जौ, बकरी, भेड़ इत्यादि वाले मनुष्य। कृषि का आरंभ भी याद रखिए, कुत्तों को पालना और कृषि का आरंभ जो शुरुआत होता है वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नव पाषाण काल जो 6,000 से लेकर 4,000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। याद रखना कि पूर्व पाषाण काल 1 लाख वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व, वही नव पाषाण काल जो है 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें कौन से मानव आए? नियोलिथिक मानव आए। कौन सा है? नियोलिथिक मानव आए। यह कृषि, नव पाषाण काल में कृषि अच्छे से करना सब जान गए थे। चीनी मिट्टी का सामान बनाना जान गए थे, कपड़ा हथकरघे का विकास जान गए थे, है ना, ये सब बहुत अच्छे से जान गए थे। और ताम्रकाल किसे बोला जाए? नव पाषाण के बाद ताम्रकाल आता है, याद रखिएगा। पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, अब ताम्रकाल 4,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व जो रहते हैं, सिंधु घाटी, सुमेरियन तथा इजिप्शियन सभ्यता जो है ताम्रकाल माना जाता है। अच्छा, इसमें सीसा, जस्ता, टीन, एंटीमनी की खोज हुई। कांसा, जिसको मतलब अन्य मिश्र धातुएं भी बनाई जाने लगी। पहिए वाली गाड़ी भी नव पाषाण काल से या ताम्रकाल से डिस्कवरी हुआ, ऐसा माना जाता है।
एक बात और जान लीजिए, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है के बारे में लीमेट ने बताया था, वो भी किस थियरी के द्वारा, बिग बैंग थियरी के, महाविस्फोट के द्वारा बताया था, बिग बैंग थियरी के। ऐसा माना जाता है कि महाविस्फोट जब हुआ था, महाविस्फोट हुआ जो बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, उसके उस सिद्धांत यह बताता है कि एक अनूठे महाविस्फोट के बाद महाविस्फोट का भौतिक रूप रहा, इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई, और कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम की ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होती गई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगा का गठन हुआ। और हमारी जो आकाशगंगा है तो उसे मिल्की आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। एक बताओ, जीवन का प्रथम जीव जो था अकोशिकी के रूप में 3 अरब वर्ष या 300 करोड़ वर्ष पूर्व पैदा हुआ था। ऐसा माना जाता है पृथ्वी की जो उत्पत्ति 450 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। और पूर्व कैरियाटिक जीवन की उत्पत्ति, पूर्व केंद्रीय जीवों की जो उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है कि 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व। यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति 1.9 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। और ये भी जानते रहिए कि जो ओरिजिन के इतिहास इवोल्यूशन में सबसे पहले जो हुआ, जो ओरिजिन में हुआ, पहले आरएनए बना था, बाद में डीएनए बना था, ना कि पहले डीएनए बना था। ये याद रखिएगा। याद रखना, मानव के जो पूर्वज माने जाते हैं पैरापिथेकस मानव, कॉपी, पुराने विश्व के वानर, ये सब माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामापिथेकस मानव ही एक ऐसा मानव रहा है जो कि जिसने शुरुआत किया सीधा खड़ा होकर चलने के लिए। मानव के विकास की सीधी कड़ी में यह पहला मानव जैसा प्राइमेट था। खड़ा होकर नहीं बोलेंगे कि ये रामापिथेकस मानव विकास की सीधी कड़ी में यह पहला मानव था जो प्राइमेट जैसा था, जो पहला मानव जैसा प्राइमेट था। मानव का विकास हुआ वह इस स्थान में, प्री ऐतिहासिक मानव जिसे प्री हिस्टोरिक मैन, जावा के कपी मानव, एप मैन ऑफ जावा, पेकिंग मानव, निडरथल मानव, क्रोमैग्नान मानव, इस तरह से हुआ है मानव का विकास। सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला जो मानव था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसने सबसे पहले द्विपादी गमन प्रारंभ किया था। याद रखना, सीधा सबसे पहले खड़ा होकर चलने वाला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और सबसे पहला वह कौन सा प्राइमेट जिससे मानव के होने का पता चलता था? रामापिथेकस। मानव के विकास की सीधी कड़ी में यह पहला मानव जैसा प्राइमेट था। जब ये पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल में भी जब पूछा जाएगा किस काल में आग की खोज, तो पूरा पाषाण काल आप बोलते हैं ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पूरा पाषाण काल में किस मानव ने किया आग की खोज? तो आप बताएंगे जावा मानव। प्रथम मानव जिसने आग की खोज की कौन था? जावा मानव। होमो हैबिलिस मानव का हैंडीमैन या टूल मेकर मानव भी कहा जाए। ये प्रथम मानव था जिसने पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया था। होमो हैबिलिस मानव वह प्रथम मानव थे जिन्होंने पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया था। ये याद रखना। जावा से याद रखना, ज से जलाने वाला चीज़ किसने स्टार्ट किया था? जावा मानव, यानी आग की आविष्कार किसने किया? जावा मानव ने। किस काल में आग की डिस्कवरी हुआ है ये भी याद रखने वाली, पूरा पाषाण काल में। मानव जो औजार बनाते थे जिसने हैंडीमैन कहा जाता था, होमो हैबिलिस से याद रखिएगा। होमो हैंडी मतलब हथियार बनाने वाला। याद रखना, पेकिंग मानव नरभक्षी थे। प्रथम मानव जो आत्मा की अमरता में विश्वास करता था वह कौन था? निडरथल मानव। याद रखना, कौन सा मानव था जो आत्मा के अमरता में विश्वास करता था? निडरथल मानव। क्रोमैग्नान मानव जो था जानवरों को पालन करते थे। जानवरों का पालन किसने स्टार्ट किया था? क्रोमैग्नान मानव ही है जिसने जानवरों को पालना स्टार्ट किया था। तो जानवरों का पालना जो हम मध्य पाषाण काल से शुरुआत करते हैं और नव पाषाण काल में अच्छे से, तो क्रोमैग्नान मानव मध्य पाषाण काल में करता था। याद रखना, जो मानव का विकास माना जाता है। याद रखना, अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी पे फिर से आते हैं। टेक्नोलॉजी द्वारा हम नॉन रिसोर्स को रिसोर्स में बदल देते हैं और असंसाधन को संसाधन में बदल देते हैं।
याद रखना, प्रौद्योगिकी को हम लोग व्यवहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। याद रखें, जावा मानव और पेकिंग मानव पत्थरों के औजार बनाने में निपुण थे। ताम्र युग को माना जाता है। तांबे की खोज व उपयोग के साथ ताम्र युग का प्रारंभ हुआ। तांबे की खोज व उपयोग के साथ इस युग का युग प्रारंभ हुआ। यह युग 4000 से 3000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह सिंधु घाटी की सभ्यता, सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता इसी के उदाहरण माना जाता है। कांस्य युग। कांस्य युग ताम्र युग से ही मानव किसी ऐसी धातु की खोज में था जो कि तांबे की से अधिक कठोर है। अतः ऐसी एक मिश्र धातु पाने में वो सफल है जिसे कांस्य या ब्रॉन्ज कहते हैं। कांस्य तांबे से अधिक मजबूत है। इस प्रकार ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया जो कापर और टीन से मिलकर बना होता है। तो वही जस्ता यानी पीतल में क्या होता है, कापर और जिंक मिला होता है। रखना, जो होता है लौह युग माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लौह युग माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। रखना, ये कांस्य से भी मजबूत था लोहा। रखना, कोयले को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। यार, खगोल विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। याद रखना, दूरदर्शी का आविष्कार एक डच वैज्ञानिक लिरपेस ने किया था, परंतु इटली के गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसका उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया। दूरदर्शी की खोज जो है वैज्ञानिक लिरपेस ने की, परंतु इसका उपयोग करना जो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया। उपयोग अप्लाई करना किसने सिखाया? गैलीलियो ने। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। याद रखना, सन 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे और वहां से अपने साथ मिट्टी व पत्थर लाए। प्रौद्योगिकी कितना तेजी से विकसित हुआ ये देख लीजिए। यदि हम यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच में लगभग 3000 ईसा पूर्व का इतिहास अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि अंतिम 500 वर्षों में 1300 से 1800 के बीच प्रौद्योगिकी का विकास पहले के अपेक्षा बहुत तेजी से हुआ है। 600 ईसा पूर्व अगर देखा जाए तो हम पत्थर की चक्की से अनाज पीसते थे, और वही 350 ईसा पूर्व देखते हैं तो कपास को काट कर धागे बनाना सीखे थे। इसका उपयोग हम लोग कपड़े बनाने में भी करते थे। 300 अगर ईसा पूर्व देखा तो लकड़ी के गियर, घेरनी, पेंच इत्यादि बनाना जान गए थे। 1825 ईस्वी में डेवी ने खानों में उपयोग के लिए जो सुरक्षा लैंप, सेफ्टी लैंप विकसित किए उसमें कई सिद्धांत जैसे ऊष्मा संचरण, प्रकाश संचरण, विद्युत संचरण इत्यादि का सिद्धांत आया। प्रौद्योगिकी जो आया है, प्रौद्योगिकी में औद्योगिक क्रांति जो है 1800 से लेकर 1900 तक ईस्वी में। याद रखा, 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में भाप से चलने वाली नाव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके युद्ध तथा संचार के लिए आ गया था। भाप से चलने वाली रेल तथा इंजन भी आ गया था 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में रखना, पोर्टलैंड सीमेंट जो है 1830 से 1850 ईस्वी के बीच में आया है, जो कि भवनों के बनाने में, निर्माण में प्रयोग किया जाता था। 1448 ईस्वी में जर्मनी के मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद बड़ी संख्या में पुस्तकों की छपाई होना शुरू हो गई। तो याद रखना, प्रिंटिंग मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटिंग प्रेस 1448 ईस्वी में जर्मनी में शुरुआत हुआ था इसका आविष्कार, जर्मनी में सबसे पहले। रखना, सबसे पहले वायुयान को उड़ाने वाले कौन थे? राइट्स बंधु थे, जो 1903 में उड़ाए थे। 1900 से लेकर अब तक तीव्र गति से जो प्रौद्योगिकी का विकास है उसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। 1900 के बाद से अब तक का जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहते हैं। रेडियो तथा बेतार संचार के लिए निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया? फ्लेमिंग ने बनाया 1904 से 1912 ईस्वी में। पटरी पर चलने वाले वाहनों का विशाल उत्पादन बड़ी नहरों के साथ हुआ। बड़ी नहरों का निर्माण रेडियो प्रसारण नेटवर्क कब से स्टार्ट हुआ है? 1922 ईस्वी में। संसार की सबसे ऊंची इमारत न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में है, जिसमें 102 मंजिला है। टेलीविजन का आविष्कार, टीवी का आविष्कार बेयर ने किया है 1936। डीडीटी कीटनाशक का निर्माण मूलर ने किया था 1940 ईस्वी में। और नायलॉन का निर्माण जो है कैरोथर्स ने किया है। प्रतिजैविक दवाई पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग
ने किया है 1942 ईस्वी में। प्रथम परमाणु अभिक्रिया जो किसने कराया था? फर्मी ने 1942 में। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया? अमेरिका ने 1945 में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाला वायुयान 1947 में बनाया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बनाया गया। 3000 ईस्वी पूर्व में मानव कीटों से सामग्रियों को बचाने के लिए किसका प्रयोग करता है? धूप, बबूल, नीम की पत्तियों का। ऊष्मा और ऊर्जा के बीच के संबंध को ऊष्मागतिकी कहते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने? राइट बंधु ने। दूरदर्शी का उपयोग किसने बताया? गैलीलियो ने बताया था यूज करना। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली किस ऊर्जा का मानव सबसे पहले प्रयोग करता था? उसमें ऑप्शन रहेगा, उसमें ऊर्जा, जल की ऊर्जा, तीसरा रहेगा वायु की, चौथा रहेगा पेशी ऊर्जा। तो याद रखना, मानव सबसे पहले अपने बाहुबल पर यानी पेशी ऊर्जा पर निर्भर था, याद रखिएगा। मानव जो सबसे पहले धातु यूज किया था वो तांबा था। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करें या 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड गर्म करें तो इसी को पाश्चुरीकरण करते हैं, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। विज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है? विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, याद रखना। विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान हमेशा अस्थायी। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, याद रखना। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, याद रखना। विज्ञान में जो भी रहेगा हमेशा कुछ ना कुछ संदेह होता रहता है कि अच्छा ये हो गया तो ये कैसे, फिर ये होगा तो ये हो गया, ये बताना है। विज्ञान हमेशा सीखने के अंतः विषय का क्षेत्र है। विज्ञान हमेशा सीखने के लिए लड़ाई। तो याद रखना, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य, ये गलत बात है। कोई भी तथ्य आएगा उसके समतुल्य हो जाए, ये गलत है। विज्ञान इस चीज़ को नहीं है। ये सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। विज्ञान कभी भी तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं होता। विज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता, ये सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी बात सही। विज्ञान सीखने के अंतः विषय क्षेत्र हैं। संदेहवाद का मतलब यहाँ हमेशा उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए डाउट होता रहेगा, ये है। विज्ञान की ये प्रकृति होती है कि वह जूझने के लिए नए नए तरीकों का निर्माण करता है। इसे समझना और सैद्धांतिक ढांचे का विकास की ओर अग्रसर होता है। और विज्ञान संदेह को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अंतः विषय और विज्ञान अंतः संप्रत्यों समप्रत्याय योजनाओं की श्रृंखला है। संप्रत्य एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो परीक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या के लिए प्रक्रियात्मक वैधता होना जरूरी है, क्योंकि प्रक्रियात्मक में क्या होता है? पर्याप्त रूप से क्रियाकलाप और प्रयोगों के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं और जिससे बच्चा खोजने का अवसर स्वयं प्राप्त करता है। देखना, ये भी क्वेश्चन 19 में आया है। कह रहा है विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, ये सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, ये भी सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, याद रखना। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। देखना, यही क्वेश्चन सेम था, बस उसमें एक चेंज किया हुआ था। तो ये 19 में पूछा गया था, दिसंबर में, है ना। और फिर यही क्वेश्चन आ गया जुलाई में, थोड़ा सा अंतर था। निम्न में विज्ञान कौन सी प्रकृति है? निम्नलिखित में कौन से विज्ञान की प्रकृति है? अब ये क्वेश्चन आया 2011 में। क्या आया क्वेश्चन? कह रहा विज्ञान एक परिणाम, विज्ञान एक प्रक्रिया, विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है को समिहित है, क्योंकि विज्ञान किसी विषय की वस्तु को क्रमिक और व्यवस्थित प्रतीकात्मक रूप से अध्ययन करके ही निष्कर्ष में पहुंचा जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि अवसर में दिया रहा उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्वक सही तथ्यों को संप्रेषित करना, उससे आयु के अनुरूप होना, उससे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, उससे बच्चे के इस योग्य बनाना कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए,
संज्ञानात्मक विद्या में पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्रक्रिया भाषा और शिक्षक क्रियाकलाप आदि दर्जी योग्यता मनोवृत्ति उपयोग और बच्चे के समझ से बाहर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रकृति के लिए विज्ञान की संभावना है 2000 यूपीटेट में 16 में पूछा गया है दिसंबर में। प्रकृति ऑप्शन में रहेगा संभावना, वास्तविकता, अंतरिम, अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर था अंतरिम। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता अंतरिम होती है। अंतरिम 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 होती है। विज्ञान के नियमों को कभी भी स्थिर व सार्वभौमिक सत्य की तरह नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि विज्ञान में सार्वभौम और स्थापित समझे जाने वाले सत्यों को अंतरिम ही माना जाता है। विज्ञान में सार्वभौम तथा स्थापित समझे जाने वाले सत्यों को अंतरिम ही माना जाता था। नए प्रयोगों और विश्लेषण के आधार पर उनमें बदलाव भी हो सकता है। अंतरिम का मतलब ये होता है कि विज्ञान में सार्वभौमिक और स्थापित समझे जाने वाले सत्यों को अंतरिम माना जाए, लेकिन हाँ, नए प्रयोगों और विश्लेषणों के आधार पर उनमें बदलाव भी किया जा सकता है। यही होता है अंतरिम। तो प्रकृति के लिए विज्ञान की जो मान्यता है वो अंतरिम, मतलब जरूरत पड़ने पर इसमें प्रयोगों द्वारा विश्लेषण के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सके। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों नहीं किया जाता? विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, ये है क्यों किया जाता है। तो इसका लक्ष्य ये होता है शिक्षार्थियों में विज्ञान एवं सृजन एवं प्रयोगों की क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है और उनकी प्रतिभाओं को और अभिरुचि को पहचानने के लिए अवसर देने के लिए किया जाता है। रेशम पालन क्या कराता है? रेशम पालन जो होता है सेरीकल्चर कराता है। एपी कल्चर जो होता है किसके लिए होता है? मधुमक्खी पालन के लिए। पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। और भारत में रेशम उत्पादन विश्व में रेशम उत्पादन भारत का 5वां स्थान है। भारत में रेशम कीट 4 जातियां पाई जाती है। बॉम्बिक्स मोराई जिसे शहतूत का रेशम का कीट, एंथेरिया पैफिया इत्यादि इस तरह से पाए जाते हैं। घाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी। और कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी। त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। याद रखना, अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। मछली का उत्पादन करना पीसी कल्चर। और रेशम कीट के हेतु शहतूत की कृषि करना मोरीकल्चर, या इसे बोलते हैं एपीकल्चर। हार्टिकल्चर बागवानी, फसल, फल, सब्जी आदि का उत्पादन करना हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फल, सब्जी आदि का उत्पादन करना क्या कहता है? हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करना। साग सब्जी के केवल अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एलेरिकल्चर, मगर बागवानी कर रहे हैं फल वगैरह निकाल दो उसे बोलते हैं हार्टिकल्चर। अच्छा, वर्मी कल्चर किसे? केचुए का उत्पादन किया जाता है। पोमोलॉजी फल का अध्ययन करना पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन कर। सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं? वन संवर्धन को बोलते हैं सिल्वीकल्चर। अच्छा, ओल्वीकल्चर व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति की संस्कृति का अध्ययन करना। याद रखना, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करना। इथोलॉजी जीवों के आचार व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना। और कैलोलॉजी क्या होता है? मानव संदर्भ का अध्ययन करना। कैलोलॉजी को बोलते हैं मानव संदर्भ का अध्ययन करना। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन करना। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन करना। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करना। और टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करना। सुजानिकी वजह से होता है आनुवांशिक के सिद्धांतों के द्वारा मानव जाति का उन्नति का अध्ययन करना। टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन करना। निम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि का अध्ययन करना। मत्स्य विज्ञान। इथिकोलॉजी मछलियों एवं मछली पालन का अध्ययन करना। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी तो समझते ही हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन। सार्कोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी मतलब नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन। ओरिनोलॉजी स्वप्न का अध्ययन। ओनीरोलॉजी स्वप्न का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब वृक्षों की आयु का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी जो होता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है।
ड्रेंडोक्रोनोलॉजी जो होता है वृक्षों की आयु का अध्ययन। ड्रेंडोलॉजी जो होता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की जो फादर है लुई पाश्चर और एंटोनियो लेवेनहॉक दोनों को बोला जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक लेवेनहॉक, वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस को बोला, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन और भारत में एल्गी के जो जनक माने जाते हैं प्रोफेसर MOP आयंगर। भारत में जीवाश्म के विज्ञान पेलियोबॉटनी के अध्ययन जो जनक माने जाते हैं बिरबल साहनी। भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के जो माने जाते हैं माहेश्वरी माने जाते हैं। ब्रायोफाइटा के जनक कश्यप माने जाते हैं। आनुवंशिक के ग्रेगर मेंडल माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के अरस्तु। इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थोड़ा जान लेते हैं। बैरोमीटर की खोज किसने किया है? बैरोमीटर की खोज जो है टोरिसेली ने किया था। विद्युत मीटर की खोज किसने किया? बोल्टा ने किया। बोल्टा ने, इटली के थे। बाइस्किल के केस ने मैकमिलन ने किया था। मैकमिलन ने बाइस्किल के किया। चार्ल्स बेबेज जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर की खोज किया था, ब्रिटेन के थे। कताई मशीन जिसने किया था क्रॉम्पटन ने किया था, ब्रिटेन के थे। घड़ी यांत्रिक वाला जो उन्होंने किया था वो किसने किया था? लियांग सैन ने किया था। लियांग सैन। पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन ह्यूगेस ने किया था। डायनामाइट का फैराडे ने किया था। डायनेमो का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे, डायनेमो के। फाउंटेन पेन की खोज किसने किया था? फाउंटेन पेन की जो खोज किया था वाटरमैन ने किया। ग्रामोफोन की किसने किया? एडिसन ने किया था। याद रखना, ग्रामोफोन और बल्ब का भी आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया था। फार्मिच ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया। स्टील के स्क्रू किसने? बेसमेर ने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने? ग्राहम बेल। याद रखना, टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। जब आ जाएगा कि ग्रामोफोन का किसने किया था? एडिसन ने। ठीक है। और टेलीविज़न का किसने किया था? तो बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का, टीवी का आविष्कार किसने किया था? बेयर्ड। ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया है? तो ट्रांजिस्टर का किया है बर्डिन ने, शाकले ने और बर्टन ने। टाइपराइटर किसने किया था? टैरी ने किया था। थर्मामीटर की खोज किसने किया था? याद रखना, गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। गैब्रियल या डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट पूरा उनका नाम है, तो आप डेनियल भी याद कर सकते हैं या फारेनहाइट करके भी याद रहेगा, तो पूरा डेनियल ने किया पूरा। ट्रांसफार्मर का किसने? माइकल फैराडे। याद रखना, डायनेमो और ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत पंखा किसने किया? व्हीलर ने किया था। व्हीलर। हेलीकॉप्टर जो मानव द्वारा चलित होता है उसके मम्फोर्ड ने किया है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। लेजर की खोज किसने किया? मेनन ने किया है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया है, और भी अल्फा करके परिगणना से। याद रखना कि पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। चेचक का टीटा का एडवर्ड जेसन ने किया है। किडवन की भी खोज लुई पाश्चर ने किया है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्राक्स जीवाणु की खोज किया है। एंथ्रेक्स जीवाणु। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज जिसने किया था उसका नाम बैटिंग था। बैटिंग। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। याद रखना, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन की कमी से। याद रखना, प्रोजेक्टर का आविष्कार जो LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? डालगोफ ने किया है। और जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया है? प्रोग्रामिंग जो होता है तो ब्रेडन ईच ने किया। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? एजलबर्ट ने किया है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने? फैगिन ने किया है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो किया था रॉन्टजेन ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार जो है टॉरिसेली ने किया था। LED का आविष्कार किसने किया था? LED का जो आविष्कार किया है वह क्या? निक होलोनिक ने किया है। चेचक का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया 1798 में। लेजर की खोज किसने किया? लेजर की खोज जो किया है उसका नाम है थियोडर मैनम। टीवी की खोज बेयर्ड ने किया। वायुयान की का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने किया। फाउंटेन पेन तो जानते ही हैं। और कैस्कोग्राफ का जगदीश चंद्र बसु ने। कैस्कोग्राफ यंत्र के समय जगदीश चंद्र बसु ने। भाप इंजन जेम्स वाट।
स्कूटर ब्राडशा ने किया है। रेफ्रिजरेटर कैटलिन ने किया है। रेल का इंजन तो जानते हैं, रेल का इंजन, भाप का इंजन पूछा जाएगा, भाप इंजन किसने, जेम्स वाट। रेल इंजन किसने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया। रिवाल्वर किसने बनाया, कोल्ट ने बनाया। साइकिल तो मैं, मुद्रण कला गुटेनबर्ग ने। पेट्रोल चलित कार किसने बनाया, कार्ल बेंज ने बनाया। परमाणु सिद्धांत किसने, जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया। अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया था, है ना। तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया था। क्रमिक रचना डी ब्रोगली ने दिया था। तरंग यांत्रिकी, क्रमिक रचना नियम अफबाउ ने दिया। अधिकतम बहुबलता का सिद्धांत हुंस ने दिया था। अनिश्चितता नियम का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया है। आधुनिक आवर्त किसने दिया, मोज ने दिया। रेडियो की सक्रियता हेनरी बेकरूल ने दिया है। त्रिक नियम किसने दिया है, डाबेराइनर ने दिया। अष्टक नियम किसने, न्यूलैंड्स ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने, लेवाइजर ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर ने दिया। याद है, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने ही दिया। डाल्टन ने दो चीज़ दे दिया, परमाणु का सिद्धांत एटॉमिक प्रिंसिपल प्लस आपका क्या दे दिया, गुणित अनुमान। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने दिया। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया। पीएच माप का सारेनसन ने दिया। ऑक्सीजन सिलियम पेस्टले ने दिया। ऑक्सीजन की खोज किसने, सिलियम पेस्टले। पीएच की खोज सारेनसन ने। भारी जल की खोज किसने, यूरी ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह आइंस्टीन ने दिया था। हाइड्रोजन कैवेंडिश ने दिया। नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज किया था। क्लोरीन का सीले ने किया था। गति विषयक के नियम की खोज किसने, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, न्यूटन ने। गति विषयक के नियम की खोज न्यूटन ने। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। विद्युत आकर्षण का सिद्धांत कूलॉम ने दिया था। विद्युत आवेश कौन सा दिया था, फ्रैंकलिन ने दिया। डायनामाइट का इसको अल्फ्रेड नोबेल का। फोटॉन किसने किया, फोटॉन के बारे में आइंस्टीन ने बताया। हैजे का टीके का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। रेबीज के टीका खोज लुई पास्चर ने किया था। याद रखिए, पोलियो का टीका खोज साल्क ने किया था। होम्योपैथिक के फादर कौन बोले जाते हैं, हैनीमैन बोले जाते हैं। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रास। डीएनए का वाटसन क्रिक। जेनेटिक कोड हरविंद खुराना। हृदय प्रत्यारोपण विश्व में किसने किया था, सबसे पहले बर्नार्ड ने किया था। भारत में प्रत्यारोपण हृदय सबसे पहले वेणुगोपाल ने किया था। जो हम वायुमंडल ओजोन परत का मेजरमेंट करते हैं, उसकी जो डिस्कवरी ने जो थिकनेस मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन कौन थे, डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पड़ा है। ओजोन का थिकनेस नापा जाता है डॉप्सन यूनिट के द्वारा, मगर मापने का जो यंत्र होता है ओजोन को, उससे बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। विशेष ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी आने से रोकती है। जो ओजोन परत सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। याद रखना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। और रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। परमाणु बम के आविष्कार करने वाले टीम में जूलियस ओपेनहीमर भी थे। याद रखना, परमाणु बम मुख्यतः नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्वों के नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया के आधार पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। प्लूटोनियम और यूरेनियम के भारी तत्वों के नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया को मानकर परमाणु बम के आविष्कारक जो ऑटो हान और रॉबर्ट ओपनहीमर हैं। ऑटो हान और ओपनहीमर हैं, जो ऑटो हान जो एटॉमिक बम के डिस्कवरी के। स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी किसने किया है, लाइनेक ने किया है। रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन की खोज किया है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने, जेनसन ने किया है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है, क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किया है। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किया है। एंटोनियो मवेसी के आविष्कारक से संबंधित हैं। एंटोनियो मवेसी का संबंध टेलीफोन के आविष्कार से है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया, निकोला टेस्ला ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा निकोला टेस्ला। ग्रामोफोन का थॉमस एडिसन ने किया है। एक्सरे की खोज किया विल्हेम रॉन्टेजन ने किया है। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन
कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की? तो थे सत्येंद्रनाथ बोस, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन नामक सिद्धांत दिया गया। क्वांटम भौतिकी में इनके अनुसंधान बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत की आधारशिला रखी। ग्रही गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था ग्रही गति का। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो उसका यूरोप में हुआ था। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखा, पोलियो वैक्सीन की खोज साल के द्वारा किया गया था। भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरुआत किया गया था और पोलियो भारत में खत्म भी हो गया है। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो पेसमेकर का आविष्कार जॉन होप्स ने किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाए तो उन्होंने बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और अम्ल फ्लोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग बीटी कॉटन द्वारा, गोल्डन राइस और अम्ल फ्लोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया है। भिंडी की सब्जी जिसे राम तरोई के नाम से भी जाना जाता है। और ये भिंडी याद रखना जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित नहीं किया गया अभी तक। कैथ लैब किसे कहते हैं? तो कैथ लैब कार्डियोलॉजी विज्ञान को कहा जाता है। कैथ लैब सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। सीटी स्कैनिंग में याद रखिए हमेशा कि एक्सरे रे उपयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए अंदरूनी अंगों के लिए हानिकारक होता है। कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तनु आयोडीन विलयन में किया जाता है। ये 2011 में पूछा गया है। और आलू या तनु आयोडीन के विलयन डालने पर आलू नीला या काला हो जाता है स्टार्च के कारण, जनरली नीला ही हो जाता है। नीचे दिए गए चित्र पराश्रव्य तरंगों का कार्य दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस तकनीक को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों पर आधारित एक चित्रकाम तकनीक होता है। इसमें हम गर्भावस्था में गर्भ शिशु के बारे में जानते हैं। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम जो है अधिक नज़दीक डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का फुल फॉर्म बताइए। सोनार का फुल फॉर्म तो इसका होता है साउंड, ऐसे साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन। सोनार में एसओ रहेगा, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। याद रखिएगा, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप से साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग फुल फॉर्म होता है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविकता की स्थिति जानकारी प्राप्त हो जाता है। एक्सरे की खोज रोन्टगेन ने किया। परमाणु संरचना की खोज किसने? नील्स बोर और रदरफोर्ड ने किया था। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक विशेष एक्सरे तकनीक है जिसमें अंग के संबंधित पतली से पतली तहों के कई एक्सरे लिए जाते हैं, जिसकी खोज रोन्टगेन ने किया था, जर्मनी के थे। हाल ही में कौन सी विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। 1915 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी 2016 को लीगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने 2 ब्लैक होल की टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। याद रखिएगा, 11 फरवरी 2016 को किया था। ऑब्जर्वेटरी शोधकर्ताओं ने किया है। लीगो के ऑब्जर्वेटरी शोधकर्ताओं ने 2 ब्लैक होल से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया।
एक भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर परमाणु पावर स्टेशन है। तारापुर परमाणु संयंत्र जो 1400 MW की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को कोड किया था। क्या था 1998 ईस्वी में जो भारत द्वारा पोखरण में किया गया था वो 2 मई 1998 में 2 मई 1998 में किया गया था, जो राजस्थान के पोखरण में रेंज में किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका कोड था दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था जिसका कोड था ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई। तो विक्रम साराभाई भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किए गए। यह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान है। यहाँ अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञान अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में विक्रम साराभाई ने किया। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो ये 3D या होलोग्राफी कहलाती है, याद रखिएगा क्या कहलाती है, होलोग्राफी। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPS का फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने वर्तमान समय में GPS का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल खबरों में क्यों था? लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी भौतिकी का एक विशाल प्रयोग है जिससे उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का सीधे पता लगाना। यह MIT कॉलटेक तथा बहुत अन्य संस्थानों सम्मिलित परियोजना है। यह अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो है आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। निम्नलिखित में अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग जो है इसका उपयोग माँ के गर्भ में अंदर भ्रूण के विकास हो रहे बच्चों को देखना होता है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होता है। तो आप बताएं सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता जो प्राप्त होता है पैराबोलिक डिश कलेक्टर को होता है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है जो है औद्योगिक प्रक्रियाओं सजीवों का उपयोग। औद्योगिक प्रक्रियाओं सजीवों का उपयोग। ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं जहां वे कोशिकाएं छोटे छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। उसे बोलते हैं कैलस। याद रखें क्या बोलते हैं? कैलस। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। तो कौन सा तकनीक है? DNA एम्प्लीफिकेशन। यदि अपराधी पहचानने के लिए फोरेंसिक में DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग होता है। किसी भी व्यक्ति सभी कोशिकाएं चाहे रक्त हो, त्वचा, भ्रूण कोशिकाएं, सभी बाल की सभी कोशिकाएं DNA के आपराधिक जांच में प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस फोरेंसिक तकनीक है जो आपराधिक संदिग्धों को प्रोफाइल के DNA सबूतों की तुलना की जाती है। इसका विकास 1984 में जेफरी ने किया। DNA एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित है। DNA स्प्लाइसिंग जीन में परिवर्तन से संबंधित है। DNA एम्प्लीफिकेशन में जीन क्लोन से संबंधित है। DNA एम्प्लीफिकेशन के साथ जीन क्लोन से DNA स्प्लाइसिंग जो होता है जीन में परिवर्तन करने DNA एडिटिंग भ्रूण से संबंधित है। क्रिस्पर का क्या अभिप्राय होता है? क्रिस्पर जो होता है, क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म होता है क्लस्टर रेगुलरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या? पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको।
निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया कोशिका के किसी अन्य जीवित भाग से एक पूर्ण जीव सटीक प्रति की उत्पत्ति समष्टि है? तो यह क्लोनिंग